एक गांव था, सनपुर। यह कहानी बर्फ में नहीं बल्कि बर्फ की पीड़ा में उकेरी गई थी। उस साल की सर्दी सिर्फ एक मौसम नहीं थी, वह मानो कोई अदृश्य सत्ता बन चुकी थी। घना और रहस्यमयी कोहरा पूरे गांव से इस तरह लिपटा था जैसे उसे जकड़ कर रखना चाहता हो। ठंड हड्डियों तक उतर आई थी। हवा चलती नहीं थी, बस चाकू की धार जैसी सिसकती हुई फुसफुसाहट करती रहती थी। हर सांस के साथ फेफड़ों में पाले की एक तीखी चुभन उतर जाती थी। गांव की चौपाल पर कुछ बुजुर्ग और नौजवान एक छोटी सी आग के चारों ओर सिमटकर बैठे थे। ठिठुरती उंगलियां आग की हल्की गर्मी खोज रही थीं। लकड़ियों के चटकने की आवाज ही उस भयानक सन्नाटे में उनकी हिम्मत और जीवन की आखिरी ढाल बनी हुई थी। यह ठंड इस बार कुछ अलग है भाई। यह सिर्फ महसूस नहीं होती बल्कि जिंदा लगती है। खेत ऐसे चमक रहे हैं जैसे उन पर शीशे की मोटी चादर बिछी हो, और फ्रॉस्टवुड की सबसे बेरहम चुभन वह तो अभी आनी बाकी है। तुम सच कहते हो। कल रात मेरे सपने तक जम गए। अगर यह यूं ही चलती रही तो जीवित रहना भी एक सवाल है। हमारी लकड़ी खत्म हो रही है। हम इसका सामना कैसे करेंगे? यह पाला सिर्फ गर्मी नहीं छुड़ाता, यह गरीबों से आशा भी छीन लेता है। क्रॉस रोड के किनारे बनी एक छोटी सी जर्जर झोपड़ी में रमेश रहता था। उसकी नाजुक माँ रेखा और उसकी पत्नी लक्ष्मी तीनों अपने मामूली से चूल्हे के पास सटकर बैठे थे। बुझती सी चिंगारियां रेंगती हुई ठंड के खिलाफ एक कमजोर और लगभग व्यर्थ विद्रोह कर रही थीं। अर्जुन, यह ठंड इसके दांत हैं। मैं अपनी हड्डियों में बर्फ महसूस करती हूँ। जब ये वास्तव में उतरेगी तो क्या होगा? हाँ लक्ष्मी, हर साल सर्दी और कठोर होती जाती है, लेकिन यह एक घेराबंदी है। हमारा लकड़ी का ढेर घट रहा है। मैंने कभी इतनी टकटकी लगाने वाली ठंड नहीं देखी। रेखा ने खरखराती आवाज में कहा, उनकी आंखें बूढ़ी और जानकार भरी। तुम दोनों सही कहती हो, इतनी ठंड हम कभी नहीं देखा बेटा। यह ठंड हमें तोड़ना चाहती है। नींद एक युद्ध है। ऐसा लगता है जैसे फ्रॉस्टवुड खुद हमें हड़पना चाहता है। हम क्या करें लक्ष्मी? इस भूतिया कोहरे में कोई खेत के काम पर रखने नहीं चाहता है। घने आंखों को चुभा देने वाले कोहरे में रमेश जमींदार के खेतों में जुटा हुआ था। उसके नंगे हाथ ठंड से सुन्न होकर नीले पड़ चुके थे, जैसे बर्फ ने उन्हें जकड़ लिया हो। चेहरा लाल अंगारे की तरह तप रहा था, सांसों से भाप निकल रही थी। फिर भी रमेश रुका नहीं, कुदाल चलती रही। पसीना ठंड से लड़ता रहा। चारों ओर फैली सफेदी के बीच वह अकेला साया जिद और मेहनत की जिंदा तस्वीर बना खड़ा था। भगवान के लिए यह पाला मेरा अंत कर देगा। मेरे हाथ पत्थर हो गए हैं, लेकिन पेट की आग मेहनत मांगती है। हमारी मजबूरी कौन सुनेगा? अचानक कोहरे की चादर फटती सी लगी और उसके बीच से एक आकृति उभरी। वह जमींदार हरिलाल सिंह था। उसका चेहरा सिर्फ कठोर ही नहीं बल्कि पत्थर की तरह सख्त और बेरहम था। आंखों में ऐसी ठंडी पैनी चमक थी जो सर्दी को भी मात दे रही थी, जैसे हर नजर में हिसाब किताब और हुक्म छिपा हो। अरे तू, ये आलस्य है। तेरे हाथ लाश की तरह चलते हैं। अगर काम नहीं कर सकता तो मेरी जमीन पर खड़ा मत हो। जमींदार साहब, ठंड यह लकवाग्रस्त कर देने वाली है। मेरी उंगलियां आज्ञा नहीं मानती। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मुझे ठंड के बहाने मत सुनाओ। मुझे तेरे कांपने से कोई मतलब नहीं। अगर काम नहीं कर सकता तो अपनी झोपड़ी में वापस जा। यह कमजोरों की जगह नहीं है, समझा? रमेश ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। पेट में जलती भूख ने ही उसे अब तक खड़े रहने की ताकत दी थी। काम खत्म हुआ तो थका हारा रमेश घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंड और भी तेज हो गई, जैसे हर कदम के साथ उसकी बची खुची ताकत को निचोड़ती जा रही हो।
रमेश, तुम आधे जमे हुए लग रहे हो। आओ, हमारी आग थोड़ी देर साझा कर लो। नहीं भाई, मुझे घर पहुंचना है, मैं थक गया हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो। आओ बैठो, हमें बात करनी है। यह ठंड इसने हम सबको परेशान कर रखा है, लेकिन ऐसे दिन आखिर कब तक चलेंगे? तुम समझदारी की बात करते हो रमेश। ठंड और गरीबी ये हमारी एड़ियों से लिपटे दो जुड़वा भेड़िए हैं, जो हर पल हमें नोचने को तैयार रहते हैं। आशा मत खोना रमेश भाई, सबसे लंबी सर्दी भी टूटती है। अब जाओ, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है। रमेश ने लक्ष्मी को चिंतित पाया। रमेश, भगवान का शुक्र है, रेखा माँ की हालत ठंड, हमारे पास गर्म कपड़े नहीं है, कोई उचित रजाई नहीं है। क्या हुआ? सुबह तो वह ठीक थी। कुछ नहीं बेटा, ये बूढ़ी हड्डियां अब सर्दी के चुंबन को सहन नहीं कर सकती। चिंता मत करो। लक्ष्मी सही कहती है माँ, हमारी हालत गंभीर है। मेरे पास लकड़ी के लिए सिक्के तक नहीं है। हमें कुछ तो करना होगा रमेश, अगर उनकी तबीयत और बिगड़ गई तो। मैं जमींदार हरिलाल सिंह के पास जाऊंगा, मैं कर्ज मांगूंगा। बेटा, उस आदमी के आगे मत झुको, पहाड़ों पर भरोसा रख, ये पाला भी गुजर जाएगा। माँ, आपकी सेहत सबसे जरूरी है। लक्ष्मी, जरा गर्म पानी ले आओ, मैं जमींदार से बात करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। आप चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। रमेश हरिलाल सिंह के विशाल और भारी लोहे के दरवाजे के सामने चुपचाप खड़ा था। अरे रमेश, बहुत दिन के बाद आए हो, अपना काम बताओ। जमींदार साहब, मेरी माँ ठंड ने उन्हें बहुत बीमार कर दिया है। मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं है, मैं कर्ज मांगने आया हूँ। तुम मेरी शर्तें जानते हो रमेश, मैं बिना गिरवी रखे कर्ज नहीं देता। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास जमीन नहीं है। मेरे पास मेरी झोपड़ी है, मैं उसे गिरवी रखने को तैयार हूँ। बस मेरी माँ की जान बचाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। तुम अपनी छत का जुआ खेलोगे, या समझ लो, अगर समय पर पैसे वापस नहीं किए ब्याज सहित, तो झोपड़ी मेरी होगी। तुम्हारे पास रहने को जगह नहीं बचेगी, समझे? जमींदार साहब, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखता। मैं आपकी शर्तें मानता हूँ, कृपया बस मेरी माँ के लिए पैसे दे दीजिए। रमेश एक शीशे जैसे दिल के साथ घर लौटा, दवा, एक पतली रजाई और कुछ खाना लेकर। रमेश, इतनी देर क्यों लगा दी? क्या उसने पैसे दिए? हाँ लक्ष्मी, लेकिन कीमत हमारी झोपड़ी थी। जब तक कर्ज चुकता नहीं होता, यह छत हमारी नहीं है। तुमने हमारा घर गिरवी रख दिया रमेश, ये बहुत बड़ा जोखिम है। अगर हम नहीं चुका पाए, हम कहाँ जाएंगे? लक्ष्मी, मैं जानता हूँ, लेकिन माँ को बचाने के लिए मुझे यह करना पड़ा। मैं दिन रात काम करूंगा, मैं यह कर्ज चुका दूंगा। ये लोग खाना बनाओ, माँ को उनकी दवा दे दो। हम उनकी सेहत के साथ लापरवाही नहीं कर सकते। अगली सुबह जमा देने वाली बारिश शुरू हो गई, जो हालात को पहले से भी कहीं ज्यादा बदतर बना रही थी। रमेश, यह बारिश, इसका कोई अंत नहीं है। ठंड गहरा रही है, तुम इसमें काम पर कैसे जाओगे? ठंड कोई बहाना नहीं बन सकती, पेट तो भरना ही है। मुझे अभी निकलना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। रुको, कम से कम बारिश के थमने का इंतजार तो कर लो। अगर तुम बीमार पड़ गए तो यह और बड़ी आपदा होगी। बीमार पड़ने का समय नहीं है लक्ष्मी, मौसम चाहे जो भी हो, काम तो करना ही है। बौछारें बरसाती बारिश और सर्द हवा के बीच रमेश खेतों में जुटा रहा। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और हाथ ठंड से जकड़ गए थे, फिर भी परिवार की जिम्मेदारियों ने उसे रुकने नहीं दिया। अगली सुबह भी हालात नहीं बदले। बर्फ जैसी ठंडी मूसलाधार बारिश लगातार गिरती रही। रमेश तड़के ही खेतों की ओर निकल पड़ा। उसके कपड़े अब भी पिछले दिन की नमी समेटे हुए थे। तभी अचानक सोनू हाँफता हुआ झोपड़ी की दिशा में दौड़ता नजर आया। भाभी जल्दी आओ, रमेश भाई का कुछ हो गया है। क्या सोनू, वह तो अभी गया? क्या वह ठीक है? वह बारिश में काम करते हुए गिर पड़ा। मुझे लगता है ठंड ने उसे हरा दिया है, जल्दी करो। लक्ष्मी सोनू के साथ भागती हुई खेत की ओर पहुंची।
गीली मिट्टी पर रमेश बेसुध पड़ा था। वह तुरंत उसके पास घुटनों के बल बैठ गई और घबराई हुई आवाज में उसे हिलाने लगी। भाभी, हमें लगता है भैया चले गए हैं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। रमेश, उठो। तुम मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। तुमने वादा किया था कि हमारा सहारा बनोगे। ऐसे बीच रास्ते नहीं छोड़ सकते रमेश। मेरी बात सुनो। उठो रमेश, उठो। उस बारिश से भीगे खेत के बीच रमेश की मौत ने लक्ष्मी की दुनिया बिखेर दी। यह खबर रेखा के लिए असहनीय साबित हुई। गहरा सदमा उसके कमजोर, शोक से भरे दिल पर आखिरी चोट था और रात ढलते ढलते वह भी संसार छोड़ गई। एक ही दिन में लक्ष्मी ने अपनी पूरी दुनिया खो दी थी। उस साल की ठंड और लगातार बारिश ने उससे सब कुछ छीन लिया था। अब लक्ष्मी खामोश रसोई में अकेली बैठी रहती, जहां रमेश और रेखा की यादें हर पल उसे घेरे रहती थीं। रमेश, तुमने मुझे इस उजाड़ में क्यों छोड़ दिया? और माँ, तुम भी चली गई। ये घर अब एक मकबरा है। मैं किससे बात करूं? मेरा सहारा कौन है? घर में व्याप्त ठंड उसकी आत्मा में व्याप्त वीरानगी को प्रतिबिंबित कर रही थी। दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट ने उसे चौंका दिया। लक्ष्मी, बाहर आओ, तुमसे कुछ काम है। जमींदार साहब, आप और मेरे घर। जो मेरा है वह लेने आया हूँ। तुम्हारे पति ने मुझसे 5,000 रुपए उधार लिए थे। तुम जानती हो, उन्होंने इस झोपड़ी को गिरवी रखा था। समय आ गया है। जमींदार साहब, मेरे पास कुछ नहीं है। रमेश के बाद मैं अपना पेट भी मुश्किल से भर पा रही हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मैं किसी को समय नहीं देता। अगर नहीं चुका सकती तो यह घर और जमीन मेरी है। अगले महीने तक खाली कर दो। वह चला गया। लक्ष्मी टूटकर रो पड़ी। उसकी सिसकियां ठंडी हवा में समा गईं। हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है रमेश? तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं इस घर को कैसे बचाऊं? मैं कहाँ जाऊं? कौन मेरी मदद करेगा? ठंड बेरहम थी, मगर उसे हार मानना मंजूर नहीं था। अपने अस्तित्व और घर की याद को बचाने के लिए लक्ष्मी फटी हुई साड़ी में फ्रॉस्टवुड की गलियों में दरवाजे दरवाजे भटकती रही। उसकी कांपती आवाज उस विशाल ठंड के सामने एक डरी हुई लेकिन जिंदा उम्मीद थी। भैया, क्या आप मुझे कुछ काम दे सकते हैं? कोई भी छोटा काम, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे सख्त जरूरत है। लेकिन दरवाजे बंद रहे या अंदर से आवाजें खोखले अफसोस जताती रहीं। दीदी, अगर कोई काम है तो कृपया मुझे दे दीजिए। मुझे बहुत जरूरत है। अभी कोई अतिरिक्त काम नहीं है। मैं अपने काम खुद ही कर लेती हूँ। किसी और घर में कोशिश करो। वह खाली हाथ घर लौटी। चूल्हा ठंडा था, घर में कुछ नहीं था। भूख उसे सताने लगी, पर खाने को कुछ न मिला। आखिर वह भूखी ही बिस्तर पर लेट गई। रमेश, अगर तुम यहाँ होते शायद मुझे ये सब सहना नहीं पड़ता। लेकिन ये लड़ाई अब मुझे अकेले ही लड़नी है। मैं ठंड से डरकर यूं ही नहीं बैठ सकती। अगर मुझे लकड़ी नहीं मिली तो चूल्हा कैसे जलेगा? बिना गर्म कपड़ों के अपनी फटी साड़ी में ही वह लकड़ी लाने जंगल गई। ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने गीली टहनियाएं बटोरी और लौट आई। लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर उसकी छोटी सी जीत था। 1 महीना बीत चुका था। जमींदार की धमकी सिर पर थी। उसने आखिरी बार हिम्मत जुटाई। भैया, क्या तुम्हारे यहाँ कोई काम है? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। लीला दीदी, हमारे खेतों में भी अभी बहुत काम नहीं है, लेकिन अगर कुछ आया तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। हरिलाल सिंह की आवाज की याद उसकी रीढ़ में एक सिहरन थी। 1 महीना अगर पैसे नहीं दिए तो यह घर मेरा है, तैयार रहना। वह भयावह दस्तक आई। लक्ष्मी, बाहर आओ। मैं आज अपने पैसे लेने आया हूँ। कोई बहाना नहीं चलेगा। नमस्ते जमींदार साहब, बताइए मुझे क्या करना है? तुम मुझसे पूछ रही हो क्या करना है। मैंने साफ कहा था, तुम्हारे पति का 5,000 रुपए का कर्ज प्लस ब्याज दिया है। महीना पूरा हो गया है। मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। जमींदार साहब, मैं क्या करूं?
मेरे पास कुछ नहीं है। सचमुच रमेश के जाने के बाद से एक वक्त की रोटी जुटाना भी संघर्ष है। बस मैं तुम्हारी रोने धोने की कहानियां सुनने नहीं आया। अगर नहीं चुका सकती तो घर खाली करो, ये अब मेरे नाम है। जमींदार साहब प्लीज, बस थोड़ा और समय दीजिए। मैं काम ढूंढूंगी, मजदूरी करूंगी, पैसे जुटाने की कोशिश करूंगी। ये झोपड़ी मेरे सिर पर एकमात्र छत है, इसे मत छीनिए। देखो लक्ष्मी, मैं तुम्हारी मुश्किल समझता हूँ, लेकिन ये मेरी रोजी रोटी का सवाल है। मैं तुम्हें और 15 दिन का समय देता हूँ। उसके बाद अगर पैसे हाथ में नहीं आए तो घर मेरा, समझिए। कठोर संकल्प और जमा हो रहे सस्पेंस का बर्फ से ढके जंगल ने क्या रहस्य समेट रखे थे।